जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर्स से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आज बात करेंगे बांग्लादेश के हालातों की। तो चलिए आपको अगले कुछ समय के लिए बांग्लादेश में जो कुछ घटा और आगे क्या कुछ होगा और अभी तक के राजनीतिक इतिहास के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर भयंकर हिंसा फैली हुई है। सोशल मीडिया पर वहां के बीभत्स माहौल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 2009 से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज शेख हसीना से इस्तीफे की मांग की जाने लगी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए शेख हसीना ने इस्तीफा दे भी दिया। फिलहाल उन्होंने भारत में शरण ली हुई है। उन्होंने ब्रिटेन से शरण मांगी है। जब तक उन्हें ब्रिटेन से राजनीतिक शरण नहीं मिल जाती, वह भारत में ही फिलहाल रहेंगी। शेख हसीना की कहानी अभी नहीं शुरू हुई है। उनके संघर्ष की दास्तां को समझने के लिए हमें 1975 में हुई क्रांति की जानकारी भी होनी चाहिए। वह ठीक 49 साल पहले यानी अगस्त 1975 में भी भारत में शरण ले चुकी हैं। तब मामला उनके पिता और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ा हुआ था। इन सब बातों को सही तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा और पहले यानी 1971 में जाना होगा, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत विभाजन से कैसे बने थे दो पाकिस्तान। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। तब इसके दो टुकड़े हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना की मांग पर मुस्लिम बाहुल आबादी के लिए अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। तब पाकिस्तान के भी दो हिस्से हुए थे, एक भारत के पश्चिम में जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया और दूसरा भारत के पूर्वी छोर पर जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। पूर्वी पाकिस्तान की अधिकांश आबादी बांग्ला भाषी थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की आबादी उर्दू भाषी थी। बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान का ही हिस्सा था। आइए आपको बताते हैं कि कैसे पड़ी पाकिस्तान के विभाजन की नींव। उस समय देश के शासन प्रशासन पर पश्चिमी पाकिस्तान का जोर था। वहीं के लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व सेना में अहम पदों पर थे। उर्दू को राजभाषा घोषित किए जाने के बाद बांग्ला भाषी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। बढ़ते असंतोष के बीच पूर्वी पाकिस्तान के नेता और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने आवामी लीग नाम से पार्टी बना ली थी। 1970 के चुनाव में उनकी पार्टी भारी मतों से जीत गई थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभाव वाले सैनिक शासकों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होने के बजाय उन्हें सजा सुना दी गई। इसके बाद पाकिस्तान के विभाजन का दौर शुरू हो गया था। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद घोषित कर दिया। तब स्वतंत्रता संघर्ष में भारी खून खराबा हुआ था। बताया जाता है कि पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर बहुत जुल्म ढाए थे। इस दौरान लाखों लोगों ने भारत में शरण ली थी। अब आइए
जान लेते हैं कि कैसे बांग्लादेश की भारत से यारी है पुरानी। भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को सैनिक सहयोग दिया था। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम पूरा हुआ और उसे एक अलग देश के तौर पर मान्यता मिली थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। उन्हें शेख मुजीब और फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु की पदवी से सम्मानित किया जा चुका था। आइए अब आपको 1975 में हुए सैन्य विद्रोह का परिणाम बताते हैं। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेश की सेना के कुछ बागी युवा अफसरों के हथियारबंद दस्ते ने ढाका के राष्ट्रपति आवास पर पहुंचकर राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। हमलावर टैंक लेकर गए थे। उन लोगों ने पहले मुजीबुर रहमान के बेटे शेख कमाल को मारा और फिर मुजीब व उनके अन्य परिजनों को। इस घटनाक्रम में मुजीब के तीनों बेटों और उनकी पत्नी की बारी बारी से हत्या कर दी गई। इस हमले में कुल 20 लोग मारे गए थे। शेख हसीना के परिवार के 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। मुजीब शासन पर हुए अप्रत्याशित हमले में उनके परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य नहीं बचा था। बस उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना बच गई थी, जो घटना के समय जर्मनी में थीं। अपने पिता की हत्या के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली। इंदिरा गांधी सरकार ने संकट के समय में उनकी मदद की। यहीं रहते हुए उन्होंने बांग्लादेश के नए शासकों के खिलाफ अभियान चलाया था। भारत में 6 साल गुजारने के बाद 1981 में वह बांग्लादेश लौटी और सर्वसम्मत से आवामी लीग की अध्यक्ष चुन ली गईं। अब आइए आपको शेख हसीना के संघर्ष से भरे राजनीतिक करियर के बारे में बताते हैं। शेख हसीना के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1981 में हुई। हालांकि 80 का दशक उनके लिए अच्छा नहीं रहा। वह विभिन्न जगहों पर हिरासत में रहीं। उन्हें नवंबर 1984 तक हाउस अरेस्ट रखा गया, लेकिन शेख हसीना ने कभी हार नहीं मानी। उनके नेतृत्व में 1986 में आवामी लीग ने चुनाव में हिस्सा लिया। शेख हसीना संसद में विपक्ष की नेता चुनी गईं। वह 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने 2001 तक सत्ता की कमान संभाली। 2008, 2014, 2018 और 2024 में भी आम चुनाव जीतकर वह प्रधानमंत्री बनी। अब बात करते हैं उन कारणों की जिसकी वजह से शेख हसीना की 15 सालों की सत्ता 45 मिनट में चली गई। बांग्लादेश में अराजकता का माहौल होना नई बात नहीं है। ताजा मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया, जिससे हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आरक्षण वाले फैसले को बदल दिया है। इसके बावजूद बांग्लादेश में हिंसा और विरोध प्रदर्शन नहीं रुके। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर ढाका में मार्च भी निकाला था, जिसके बाद 5 अगस्त को उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। आइए आपको बांग्लादेश के उस आरक्षण सिस्टम के बारे में भी बताते हैं जो इस हिंसा की वजह बना। बांग्लादेश में विवादित आरक्षण कोटा के खिलाफ उग्र प्रदर्शन चल रहा है। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वालों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण दिया जाता है। स्टूडेंट्स का तर्क है कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी के जरिए शेख हसीना अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचा रही थीं। जुलाई में शुरू हुए इस विरोध में अब तक 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह प्रोटेस्ट सिविल सेवा में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था
लेकिन अब सरकार विरोधी रूप ले चुका है। अब आइए आपको बताते हैं अच्छी दोस्ती शेख हसीना के तख्ता पलट से भारत की बढ़ने वाली चिंताओं की करते हैं। देश में कट्टरपंथी ताकतों का बोलबाला होने के बाद भी शेख हसीना का झुकाव शुरू से ही भारत की ओर रहा। अब उनके देश छोड़ने से वहां के इस्लामी कट्टरपंथियों की सत्ता में वापसी भारत की मुसीबत बढ़ा सकती है। बांग्लादेश का यह बदलाव भारत के लिए सीमा पार आतंक, तस्करी, घुसपैठ की नई चुनौतियां पैदा करेगा। इससे भारत के पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में अशांति बढ़ने की आशंका है। मौजूदा वक्त बांग्लादेश में फंसे अपने लोगों की तथा हिंदुओं को वापस लाना या सुरक्षित करना भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। सबसे अहम चिंता की बात है कि भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। ऐसे में सीमाओं को महफूज रखना सीमा सुरक्षा बल के लिए सख्त इम्तिहान जैसा होगा। अब जान लेते हैं बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार क्या कर रही है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी मुल्क के हालात पर केंद्र की मोदी सरकार ने नजर नहीं गड़ा रखी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। अजीत डोभाल हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना से मिले थे और ढाका के हालात पर लंबी चर्चा की थी। फिलहाल भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है कि उसके पड़ोसी मुल्कों में अब एक और देश अस्थिरता की ओर बढ़ चला है, क्योंकि अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार में जो कुछ हुआ सबने देखा। पाकिस्तान में जो हो रहा है सब देख रहे हैं। इन सब से अलग भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अलग से बना हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश का ताजा घटनाक्रम मोदी सरकार के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा बांग्लादेश में फंसे भारत के नागरिकों की सुरक्षित वापसी कराना है। बताया जाता है कि तमाम छात्रों सहित 13,000 से अधिक भारतीय वहां के ढाका और चटगांव सहित कुछ अन्य स्थानों पर फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार के अनुसार अभी इन लोगों को फिलहाल रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हालात बिगड़े तो सरकार कदम उठाने के लिए तैयार है। आइए बात मोदी सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की भी कर लेते हैं। 6 अगस्त को मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की। इसमें विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के ताजा हालात की जानकारी दी। इस बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ डीएमके से टीआर बालू, जेडीयू से लल्लन सिंह, सपा के रामगोपाल यादव, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, रजत की निशा भारती, शिवसेना ठाकरे गुट के अरविंद सावंत, बीजेडी के सस्मित पात्रा, एनसीपी की सुप्रिया सुले और टीडीपी के राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। बताया जाता है इस बैठक में बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों के रेस्क्यू और सरकार की तैयारियों पर चर्चा भी हुई है। तो चलिए आखिर में आपको छोड़ जाते हैं उन तमाम वीडियो के साथ जिसमें आप बांग्लादेश के हालातों को बखूबी देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह प्रधानमंत्री के आवास में उपद्रवी घुसे हुए हैं और उनके बेड पर किस तरीके से फोटो सेशन कराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही यह भी देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, उपद्रव किया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास से कुर्सियों को लूटकर ले जाया जा रहा है और तमाम उन दृश्यों को देख सकते हैं। साथ ही उस दृश्य को भी देख सकते हैं जब बांग्लादेश से जान बचाकर वहां की प्रधानमंत्री भागकर भारत आती हैं विशेष विमान से।
उस विमान की सीधी तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। और हाँ, इस खबर पर आपकी अपनी राय क्या है, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं। এটাতে কি ভাইয়া প্রধানমন্ত্রী বানাবে গণভবন থেকে জাস্ট ও মাই গড গাইস, ইনশাআল্লাহ গণভবনের ভিতরে আমরা এইখানেই সবকিছু হইতো। এই সেই গণভবন। গণভবনের ভিতরে সবাই চলে আসছে। জনতা যারা ছিল সবাই, যাদের হাতে ছাত্রদের রক্ত, এই সেই ভবন। গণভবনের মধ্যে
শত শত মানুষের রক্তের বিনিময়ে আমরা একটা ঘরে ঢুকতেছি। আমরা এই তো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, খাওয়া দাওয়া করতে হবে, অনেক খাবার দাবার দুপুরে খাই নাই তো জনগণের যারা খাচ্ছে। চলো সবকিছু ঘুরে ঢুকতে হইতে একশো বাইশ ঘরের ভীতি সহ কিছু নাই, কিছু নাই, কিছু নাই। মানুষজনের পথ দেখা যাচ্ছে, খাবার দাবার খাবার দাবার ওই গণভবনের প্রতিনিধি খাবার দাবার খাওয়াচ্ছে। মানুষজনরা কিছু বললে কেউ কিছু শুনতেছে না, ওরা ভিতরে গণভবনের ছেলেবেলা শুয়ে আছে। আমাদের দখলে গণভবন, গণভবন আমাদের দখলে, গণভবন আমাদের দখলে। এই সময় পানি খা, পানি খা। মানুষ শেখ মুজিবের জুতা মারতেছে, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ভেতরে মানুষ শেখ মুজিবকে জুতা মারতেছে, ইট পাটকেল মারতেছে শেখ মুজিবের মুরালে। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।